जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, अब वित्त विधेयक 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वित्त विधेयक 3 होते हैं। एक अनुच्छेद 110 से होता है, वो धन विधेयक है। एक वित्त विधेयक 1 होता है, वो 117 के 1 से है। एक वित्त विधेयक 2 होता है जो 117 के 3 में है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक भी वित्त विधेयक में आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक 2 के बारे में। वित्त विधेयक 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। हम वित्त विधेयक 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो वित्त विधेयक 2 जो है, एक वित्त विधेयक 2 में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। मतलब इसमें वही उपबंध होंगे जो संचित निधि पर भारित होंगे, लेकिन उसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। देखो, वित्त विधेयक 2 है, उसमें वे सभी मामले हो सकते हैं जो अनुच्छेद 110 में हैं। वो सभी मामले वित्त विधेयक 1 में हो सकते हैं जो 117 का बन के है, लेकिन वित्त विधेयक 2 में कोई भी मामला ऐसा नहीं हो सकता जो अनुच्छेद 110 में हो। मतलब ये 1 और 2 इसीलिए है क्योंकि वो अनुच्छेद 110 से, वो उसमें पूरा का पूरा अनुच्छेद 110 आ सकता है, इसमें अनुच्छेद 110 का केवल कोई भी पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसे साधारण विधेयक की तरह ही प्रयोग किया जाता है। वो 2 मामलों में धन विधेयक की तरह प्रयोग होता था जो वित्त विधेयक 1 है, कि राष्ट्रपति की उसमें पूर्व सिफारिश होती थी उसमें, और वो केवल लोकसभा में पारित किया जाता था। इन मामलों में वो वित्त विधेयक 1 धन विधेयक की तरह होता था, लेकिन ये वाला जो है पूरी तरह से लगभग साधारण विधेयक की तरह ही होता है। कैसे होता है? साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है, तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, फिर अंतर क्या है वो देखेंगे। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता ये है, तो एकमात्र विशेषता देख लेते हैं कि सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दे दें। मतलब एकमात्र विशेषता इसकी ये है कि सदन के किसी भी सदन द्वारा, मतलब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ये प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति ऐसा करने की अनुशंसा न दे दें। तो ऐसी अनुशंसा क्या राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश मानते हैं, अभी हम देख लेते हैं। तो वित्त विधेयक 2 को संसद के, चलिए ऊपर चलते हैं, जो वित्त विधेयक 2 को संसद के, इतना ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये देखो, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वहाँ तो लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा होती है। वो अनुशंसा और इस सहमति में अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर्चा के स्तर पर नहीं लेकिन विचार के स्तर पर जरूरी है। तो राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। और कैसी सहमति की आवश्यकता नहीं? पर्चा के स्तर पर जरूरत नहीं होती, क्योंकि विचार या कंसिडरेशन के स्तर पर इसकी जरूरत होती है। दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो यह तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, या उसे रोक सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। ठीक है, तो बस वही यार, एक जो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही सदन उसको पारित करेगा, और वो भी अनुशंसा पर्चा वाली अनुशंसा नहीं होगी, केवल कंसिडरेशन वाली अनुशंसा होगी, यानी विचार के स्तर पर जरूरी है। बस इतना है। अब हम देखेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लेकिन मैं आपको थोड़ा धन विधेयक, वित्त विधेयक 1 में, इनमें पहले अंतर थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको फिर कड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। जो धन विधेयक में, धन विधेयक मतलब केवल वे विधेयक जिनमें अनुच्छेद 110 में जो वर्णित है और 110 में वर्णित वित्तीय विषय पूरी तरह से शामिल हो, जैसे नया कर लगाना, कर में बदलाव करना, ठीक है, उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना और जमा करना आदि। इसमें अन्य कोई विषय या प्रावधान शामिल नहीं हो सकते। एक बात ध्यान रखना, इसमें अन्य कोई विषय या प्रावधान शामिल नहीं हो सकते, केवल वही रहेंगे, मोटा मोटी वही रहेंगे। इन्हें केवल लोकसभा में ही मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। जबकि वित्त विधेयक ये विस्तृत वित्तीय मामलों संबंधित, जिनमें बजट, टैक्स, सरकारी खर्च, राजस्व आदि शामिल है। वित्त विधेयकों के भी 3 प्रकार होते हैं: धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 2। धन विधेयकों के अलावा अन्य वित्त विधेयक में गैर धन विषय भी होते हैं। ठीक है, तो वित्त विधेयक में क्या होता है, धन विधेयकों के अलावा अन्य विषय भी आ सकते हैं, जबकि उसमें प्योर वही विषय रहेंगे। धन विधेयक में कौन कौन से, फिर से बता देता हूँ। नया कर लगाना, किसी कर में बदलाव करना, मतलब कोई नया कर इम्पोज कर दिया आप लोगों पे कि भाई ठीक है अब नया कर, अब पुराना कर है उसकी दर में बदलाव कर दिया, ये धन विधेयक है। कहीं से हम उधार ले रहे हैं, जैसे हम उससे वर्ल्ड बैंक से उधार ले रहे हैं, वो धन विधेयक है। भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन निकाल रहे हैं और धन जमा कर रहे हैं, तो धन विधेयक है।
इसमें अन्य कोई विषय या प्रावधान शामिल नहीं होंगे। जबकि वित्त विधेयक विस्तृत होता है, उसमें अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं। बस इतना अंतर है वित्त विधेयक और धन विधेयक में। ठीक, धन विधेयक के अलावा अन्य वित्त विधेयक में गैर धन विषय भी हो सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रक्रिया में क्या अंतर है? एक तो इनका ये हो जाएगा, इनकी परिभाषा में अंतर। प्रक्रिया में क्या अंतर है? प्रक्रिया में अंतर है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होंगे, जबकि वित्त विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश हो सकते हैं। लेकिन अंतिम स्वीकृति केवल लोकसभा की होती है। वित्त विधेयक में भी अंतिम स्वीकृति लोकसभा की होगी, लेकिन प्रस्तुत दोनों जगह हो सकते हैं। कौन? वित्त विधेयक। और धन विधेयक तो केवल पेश ही लोकसभा में होंगे, राज्यसभा का कोई मैटर ही नहीं है। उसमें राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती धन विधेयक को। राज्यसभा इस पर वित्त विधेयक पर बदलाव या स्वीकृति की सिफारिश कर सकती है, और जबकि वहाँ नहीं कर सकती। ठीक है, केवल सुझाव दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और उसमें क्या हो, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य। कोई विधेयक धन विधेयक है, यदि अध्यक्ष प्रमाणित कर दे तो वो धन विधेयक है 110 के 3 के अनुसार। तो क्या होगा, हमने आधार कार्ड, हमारे पास आधार कार्ड होते हैं, जैसे आधार विधेयक हम 2016 में लेके आए, अध्यक्ष ने उसे भी प्रमाणित करके धन विधेयक बना दिया, क्योंकि राज्यसभा में उसे पारित कराने में संदेह था, तो उसे धन विधेयक बना दी, तो राज्यसभा की शक्ति वहीं खत्म हो गई। अब आप कहोगे उसमें तो धन विधेयक प्योर उस मामले से संबंधित नहीं है। वो तो बात सही है, धन विधेयक उसमें मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका जो निर्णय है अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा अध्यक्ष यदि कह रहे हैं कि धन विधेयक है तो हमें मानना ही पड़ेगा धन विधेयक है, लेकिन इसकी भी न्यायिक समीक्षा संभव है। मनमाने तरीके से धन विधेयक नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दी। अब आगे यदि कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। ठीक है, धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश होंगे, जबकि वित्त विधेयक में अलग अलग वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला वाला वित्त विधेयक 1 है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से आएगा, जबकि वित्त विधेयक 2 के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं, मात्र राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूरी है, वो भी सदन में पारित होने से पहले। ये अंतर है। तो मोटा मोटी संवैधानिक आधार अनुच्छेद 110 है, उसका 117 है। विषय केवल वित्तीय प्रकार, विशुद्ध वित्तीय प्रकार से संबंधित होंगे तो धन विधेयक है। व्यापक वित्तीय विषय होंगे, अक्सर मिश्रित रूप से होंगे तो वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है। इसका प्रस्तुति जो है केवल लोकसभा में हो सकती है और वो भी मंत्री कर सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक की जो प्रस्तुति है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में हो सकती है और मंत्री और सांसद दोनों कर सकते हैं वित्त विधेयक को। लेकिन धन विधेयक को केवल मंत्री कर सकते हैं, क्योंकि वो विशुद्ध वित्तीय प्रकार से संबंधित है और केवल लोकसभा में। उसमें मंत्री भी कर सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य यानी सांसद भी कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा की भूमिका की अगर बात करें तो इसमें राज्यसभा की भूमिका होती है मात्र सुझाव देने तक। धन विधेयक में उसका कोई अधिकार नहीं है, जबकि वित्त विधेयक में सुझाव दे सकती है और संशोधन भी करवा सकती है राज्यसभा। ठीक है, जैसे आपको पता है बैंकिंग वाला, दहेज एक्ट वाला है, तो इसमें राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन भी हुए हैं। अध्यक्ष का प्रमाणन इसमें अनिवार्य है, इसमें कोई जरूरत नहीं है अध्यक्ष के प्रमाणन की। ठीक है, नया टैक्स लगाना हो, संचित निधि से निकासी करना हो तो धन विधेयक। बजट में संशोधन करना हो, टैक्स में सामान्य परिवर्तन करने हो, छोटे मोटे परिवर्तन जैसे कि जुर्माना लगाना हो, कुछ फीस लगाना हो, तो वो सब वित्त विधेयक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में क्या अंतर है। ठीक है, तो वित्त विधेयक 1 है जो कैटेगरी 1 में आता है, जो फाइनेंस बिल है उसमें। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है वित्त विधेयक 1। ठीक है, वित्त विधेयक 1 को बता दें पहले। इसमें वे प्रावधान होते हैं जो धन विधेयक के समान होते हैं, यानी वे वित्तीय प्रावधान होते हैं जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, कौन कौन से कर लगाना, कर में संशोधन करना, वो सब जो विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रकार है, वो जो अनुच्छेद 110 के हैं वो इसमें आते हैं 117 में। ठीक है, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में इसे केवल सुझाव दे सकती है, इसका अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती। किसका? वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, इसमें संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन पेश से दोनों सदनों में हो सकता है। सामान्यतः लोकसभा में कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा इसे केवल सुझाव दे सकती है, इसका अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये धन विधेयक के समान ही है। राज्यसभा उसमें उसे भी अस्वीकार नहीं कर सकती, उसमें भी कोई संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन वो पेश भी नहीं होता है राज्यसभा में, ये पेश हो सकता है राज्यसभा में। इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, उसके लिए भी पूर्व सहमति आवश्यक है, धन विधेयक के लिए भी। यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसमें संयुक्त बैठक बुला सकता है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। ठीक है, मान लो कि सरकार ने नया कर लगाने या कर की दरों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है,
या भारत की संचित निधि से निकालने का पैसा निकालने का प्रावधान किया तो यह वित्त विधेयक श्रेणी 1 होगा। ठीक है, अब वित्त विधेयक श्रेणी 2 कैसे होगा? संविधान के अनुच्छेद 117(3) में आता है। इसमें ऐसे प्रावधान है जो भारत की संचित निधि से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित धन विधेयक के विषय शामिल नहीं होते हैं। मतलब संचित निधि से संबंधित तो हो सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अनुच्छेद 266 से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन धन विधेयक में जो 110 में जो विशुद्ध वित्तीय प्रकार दिए गए वो इसमें नहीं होंगे, जबकि उसमें वो हो सकते हैं वित्त विधेयक 1 में। ठीक है, वित्त विधेयक 2 इस मामले में वित्त विधेयक 1 से अंतर है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, उसे भी कर सकते हैं राज्यसभा में प्रस्तुत, तो कोई अंतर नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की इसमें आवश्यकता नहीं होती, जबकि उसमें आवश्यकता है वित्त विधेयक 1 में। ठीक है, इसे दोनों सदस्य स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं, बिल को संशोधित भी कर सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक 1 है वो राज्यसभा में प्रस्तुत अवश्य किया जा सकता है, पर राज्यसभा उसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रक्रिया में यह साधारण विधेयकों के समान होती है, इनकी प्रक्रिया भी साधारण विधेयकों के समान होती है, और इसे संपूर्ण संसद में बहस और मतदान के बाद ही पारित किया जा सकता है। संपूर्ण संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बहस और मतदान के बाद ही पारित होगा। मान लो सरकार किसी योजना, आप कौन सा मान लें, मान लो कोई सरकार है किसी योजना के लिए व्यय के अधिक राशि बढ़ाने या नई सरकार के खर्च को शामिल करने का प्रस्ताव रखती है, जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं आता, तो यह वित्त विधेयक श्रेणी 2 में आएगा। अगर 110 के अंतर आएगा तो वित्त विधेयक 1 में चला जाएगा। अगर वित्त विधेयक की श्रेणी 2 में आएगा तो 110 का कोई मामला नहीं होगा तो वित्त विधेयक 2 में होगा। मान लो कोई सरकार योजना के लिए कोई योजना चल रही है, मान लो जल जीवन मिशन चल रहा है, उसके लिए वो कहेगी थोड़ा और पैसे की ज़रूरत है, राशि बढ़ाई जाए या नया सरकारी खर्च शामिल किया जाए, तो अनुच्छेद 110 इसमें क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ज़्यादा उगाही कर रहे हैं, ज़्यादा निकाल रहे हैं हम उसमें से। लेकिन इसमें ना तो हम कोई टैक्स का परिवर्तन कर रहे हैं, ना कोई बड़ा कर बदलाव कर रहे हैं, जो कि धन विधेयक में करते हैं। धन विधेयक में क्या क्या करते हैं एक बार फिर आपको बता देते हैं। धन विधेयक में करते हैं हम ये काम, जब हम नया कर लगा रहे हैं तो कोई इसमें नया कर तो नहीं लगा रहे हैं, हम तो जल जीवन मिशन में ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं। कोई कर में बदलाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कहीं से हम उधार ले रहे हैं, नहीं ले रहे। भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन निकालना और जमा करना वो अलग विषय है, जबकि हम योजना के लिए कोई काम बढ़वा रहे हैं, तो ये बात है। ठीक है, और वित्त विधेयक जो है इसमें बजट, टैक्स, सरकारी खर्च, राजस्व आदि वित्त विधेयक 1 की बात कर रहे हैं। इसमें बजट है, ये बजट का भी काम नहीं हो रहा है, योजना के लिए धन बढ़वा रहे हैं। कोई टैक्स लगाया जा रहा है, नहीं भाई। सरकारी खर्च और राजस्व इसमें क्या है, केवल योजना के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये अंतर है। तो क्या हो गया, इसे हम मानेंगे वित्त विधेयक 2। तो मान लें सरकार किसी योजना के लिए व्यय से अधिक राशि बढ़ाने या नई सरकार को खर्च शामिल करने का प्रस्ताव रख रही है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं आता, तो यह वित्त विधेयक श्रेणी 2 में। अगर 110 के अंतर्गत आता है तो क्या करेंगे, तो फिर इसमें क्या करेंगे, वित्त विधेयक 1 में। तो आप कहोगे फिर धन विधेयक क्यों नहीं? धन विधेयक तभी होगा जब लोकसभा अध्यक्ष उस पर स्टाम्प अपनी मोहर लगा देंगे कि हाँ ये धन विधेयक है। समझ गए? अगर लोकसभा अध्यक्ष उस पर मोहर नहीं लगा रहा है तो सामान वित्त विधेयक 1 में जाएगा, 117 के 1 में जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष मोहर लगा देते हैं तो फिर वो धन विधेयक बन जाएगा। यही अंतर है वित्त विधेयक और धन विधेयक में। और धन विधेयक के विशुद्ध वित्तीय प्रकार होता है तभी लोकसभा अध्यक्ष मोहर लगाते। जो विशुद्ध वित्तीय प्रकार नहीं होगा तो लोकसभा अध्यक्ष मोहर नहीं लगाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष मोहर नहीं लगाएंगे तो वित्त विधेयक 1 होगा। ठीक है, लेकिन 110 से संबंधित मामला होना चाहिए, अनुच्छेद 110 से। लेकिन 110 से संबंधित मामला नहीं है, लेकिन धन का मामला है। संचित निधि में धन जमा करना है, संचित निधि संबंधित मामला है, लेकिन 110 के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो वित्त विधेयक 2 में होगा। ठीक है, और समझ लेते हैं। तो वित्त विधेयक 1 क्या है, 117 के 1 में आता है। वित्त विधेयक 2 117 के 3 में आता है। इसके विषय होते हैं कर लगाना हो, कर की दरें बदलना हो, कहीं से उधार धन लेना हो, संचित निधि से कुछ जमा करना हो, निकालना हो, तो वो वित्त विधेयक 1 में आएगा। और वित्त विधेयक 2 में सरकारी खर्च बढ़ाना हो, नई योजना के लिए व्यय करना हो, तो उसके लिए वित्त विधेयक 2। सरकारी खर्च बढ़ा रहे हैं, नई योजना के लिए व्यय कर रहे हैं, तो वित्त विधेयक 2 में आता है। ठीक है, न तो हम संचित निधि में धन जमा कर रहे हैं, ना हम कोई कर बदल रहे हैं, न कर की, हम तो केवल एक योजना के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा व्यय बढ़ा रहे हैं, जैसे सरकारी खर्च बढ़ रहा है, तो सरकारी खर्च को बढ़ाने संबंधित होता है वित्त विधेयक 2। लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका देख लेते हैं। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है वित्त विधेयक 1 में। वित्त विधेयक 2 में दोनों सदन प्रस्ताव को संशोधित कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, और संयुक्त बैठक भी हो सकती है वित्त विधेयक 2 में। ठीक है, वित्त विधेयक 1 में भी संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है वित्त विधेयक 1 में, इसमें आवश्यक नहीं है वित्त विधेयक 2 में। ठीक है, प्रस्तुति की बात करें, अधिकांशतः लोकसभा में, लेकिन बाद में राज्यसभा में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है वित्त विधेयक 2।
मतलब वित्त विधेयक 2 साधारण विधेयक के समान ही है एक तरीके से, ठीक है। बस अंतर ये है कि ये सरकारी खर्च को और योजना के लिए व्यय की बात करता है, बस अंतर ये है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो नया आयकर कोई कानून, इनकम टैक्स का कोई कानून बदल रहा है, कोई हम कर में बदलाव कर रहा है तो वित्त विधेयक 1 है। किसी योजना के व्यय को बढ़ा रहा है, सरकारी व्यय में परिवर्तन कर रहे हैं तो वित्त विधेयक 2 है, ठीक है। तो वित्त विधेयक श्रेणीबद्ध धन विधेयक के समान होते हैं, जहाँ राष्ट्रसभा की भूमिका सीमित होती है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है और ये मुख्यतः कराधान संबंधी मामलों से जुड़े होते हैं, मुख्यतः टैक्सेशन से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक 2 में ऐसे प्रावधान शामिल होते हैं जो धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आते पर राजकोषीय व्यय से संबंधित होते हैं और ये साधारण विधेयक की तरह संसद में बहस के बाद पारित होते हैं। ये अंतर है, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा वित्त विधेयक 1, धन विधेयक, वित्त विधेयक 2। इसके अलावा आपको एक बात और समझा देते हैं, हम ये देखते हैं क्या वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक एक ही समान मामले पर आ सकते हैं क्या, ये देखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक समान मामले पर आते हैं क्योंकि दोनों उन वित्तीय प्रावधानों से संबंधित होते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट हैं, तो ठीक है। वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 को संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत वर्गीकृत किया गया है और यह धन विधेयक के समान ही है, ठीक है। इसमें कराधान होता है, उधार लेना होता है, भारत की संचित निधि से धन निकासी होता है, करों की दरें बदलना होता है और एवं प्रकार आदि शामिल हो सकते हैं। अब मान लो सरकार नए आयकर कानून में बदलाव करना चाह रही, सरकार चाह रही कि जो नया इनकम टैक्स का कानून है मैं उसमें बदलाव करूँगी, तो उसमें क्या करेंगे, करों की दर को बढ़ाना हो या नए प्रकार के कर लगाने हों, तो इसके लिए वित्त मंत्री क्या करेंगे, लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश करेंगे। वित्त मंत्री क्या करेंगे, लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश करेंगे। यदि इस वित्तीय विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय शामिल हों, जैसे कर का निर्धारण हो रहा हो या भारत की संचित निधि से धन का प्रावधान हो रहा हो, तो यह विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। इस स्थिति में वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक बिल्कुल समान विषयों पर होंगे और उनकी प्रक्रिया भी समान होगी। वित्त मंत्री ने क्या प्रस्तुत किया था, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन वो केवल उन विषयों से संबंधित था जो संचय निधि से धन का प्रावधान कर रहे थे, जो कर का निर्धारण कर रहे थे, तो ये वित्त विधेयक धन विधेयक के ही समान थे, ठीक है। अब प्रक्रिया में समानता के दोनों को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये समानता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति दोनों में आवश्यक होती है, ठीक है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है लेकिन संशोधन या स्वीकृति का अधिकार नहीं है, तो दोनों में नहीं है। इन दोनों पर लोकसभा का निर्णय ही अंतिम होता है, तो ये प्रक्रिया में समानता। अब अंतर किस बात में है, अंतर कहाँ है? व्यावहारिक रूप से वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक के बीच कोई वास्तविक अंतर होता ही नहीं है। वित्त विधेयक 1 एक तकनीकी श्रेणी है जिसमें धन विधेयक आते हैं, एक तकनीकी श्रेणी है वित्त विधेयक 1, उसके अंतर्गत धन विधेयक आ जाता है, ठीक है। मतलब वित्त विधेयक एक बड़ी अवधारणा है, धन विधेयक उससे छोटी अवधारणा है। धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जब वित्त विधेयक 1 श्रेणी की लोकसभा या संसद सामान्य नियमों द्वारा किया जाता है। मतलब धन विधेयक की पहचान कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, जबकि वित्त विधेयक 1 की श्रेणी लोकसभा या संसद सामान्य नियमों द्वारा किया जाता है, ये बात है। तो अब जैसे मान लो कोयला है, कोयले से ग्रेफाइट बनता है, कोयला से ही हीरा बनता है, लेकिन हीरे की पहचान कौन करता है, जौहरी करता है, तो वो जौहरी लोकसभा अध्यक्ष है। बन दोनों ही कोयला से रहे हैं, ग्रेफाइट भी बन रहा है, कोयला भी उसी सेम प्रक्रिया से बनना है, हीरा भी उसी ताप और दाब से बनना है। जब जिसमें ताप और दाब ज़्यादा दिखता है तो वित्त विधेयक उस पर मोहर मार देता है कि ये डायमंड है मेरा, तो ये मेरा धन विधेयक है। जब उसमें लोकसभा अध्यक्ष मोहर मार देगा तो धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कर रहा है, जबकि वित्त विधेयक 1 की श्रेणी लोकसभा या संसद के सामान्य नियमों द्वारा होती है, ठीक है। मतलब ये है कि वो आर्टिकल 117 से ये केवल 110 से संबंधित है। इसमें कर ले सकते हैं, उधार, संचय निधि आदि हो सकती है, उसमें भी वही विषय जैसे कराधान, खर्च आदि सेम विषय हो सकते, विषय सेम रहेंगे, प्रस्तुतिकरण का स्थान सेम रहेगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति सेम रहेगी, आवश्यक है दोनों पे। राज्यसभा की भूमिका दोनों में सुझाव देना है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे कहें तो नए कर कानून लगा रहे, करों की दरों में बदलाव कर रहे, तो वो वित्त विधेयक है। नए कर लगा रहे, संचय निधि से खर्च ले रहे, वो भी धन विधेयक है। इस प्रकार वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक प्राय समान मामलों पर आते हैं और उनके बीच मुख्य अंतर तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी। कौन सा अंतर है, तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी। इसलिए जब वित्त विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के विषय ही हों तो उसे धन विधेयक या वित्त विधेयक 1 दोनों कहा जा सकता है, दोनों कह सकते हैं। धन विधेयक को हम वित्त विधेयक 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, ये बात है। अब आपके दिमाग में इतना अंतर हो रहा है, जब इतने ही समान है तो फिर अलग अलग क्यों है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अलग अलग क्यों है, तो वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि संविधान ने इनके बीच प्रक्रिया और विधायिका नियंत्रण के आधार पर स्पष्ट भेद निर्धारित किया है, प्रक्रिया पे और विधायिका के नियंत्रण के आधार पर, ताकि संसद में वित्तीय विधेयकों को पारित होने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और नियंत्रित रहे।
संसद में क्या हो, वित्तीय विधेयक जो हैं उनके पारित होने की जो प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित रहे और नियंत्रित है। अब हम चलते हैं कारण कि अलग अलग क्यों है ये समझते हैं। तो संवैधानिक परिभाषा और अधिकार क्षेत्र में अंतर है। पहली बात तो धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया, जो विशेष प्रकार के वित्तीय विषयों तक सीमित है, जैसे कि कर लगाना, राज्य की संचित निधि से धन निकालना आदि आदि। लेकिन वित्त विधेयक वन अनुच्छेद 117 वन के तहत आता और एक व्यापक श्रेणी है जिसमें धन विधेयक शामिल है, लेकिन इसका उद्देश्य विधायिका प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त वर्गीकरण और विधि प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य क्या है वित्त विधेयक का, कि विधायिका की जो प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त रूप से वर्गीकरण करना और विधि प्रक्रिया को नियंत्रित करना। विधायिका प्रक्रिया में क्या अंतर है, तो धन विधेयक पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि ये सीधे पैसे से संबंधी मामले जो सरकार के कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए राज्यसभा की भूमिका इसमें सीमित है। वित्त विधेयक वन धन विधेयक के समान है, परंतु यह श्रेणी संसद के नियमों के अनुसार वर्गीकृत किए गए ताकि विधायी प्रक्रिया और वित्तीय नियमों में स्पष्टता बनी रहे। तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारण भी देख लेते हैं। तो वित्त विधेयक में अन्य वित्त विधेयक जैसे श्रेणी 2 और 3 भी आते हैं। वित्त विधेयक में अन्य वित्तीय विधेयक श्रेणी 2 श्रेणी 3 भी आते हैं, इसलिए वर्गीकरण में संसद को यह सुविधा मिलती है कौन सा बिल किस प्रक्रिया से होगा, किसे राष्ट्रपति की मंजूरी से आना चाहिए, किससे सदन की क्या भूमिका होगी। इससे संसद के कामकाज में सुव्यवस्था और पारदर्शिता आती है। और एक है नामकरण का फर्क। धन विधेयक एक सकरा और सुस्पष्ट विषय है, सुस्पष्ट, जबकि वित्त विधेयक उस श्रेणी को बताता है जिसमें धन विधेयक आते हैं, लेकिन इसे संसद में विधायिका की प्रक्रिया का हिस्सा रखने के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक एक दूसरे से जुड़े हैं और अक्सर समान ही हैं, लेकिन विधान प्रक्रिया संविधान की अनुच्छेद दृष्टि और तकनीकी कारणों से इन्हें अलग अलग रखा गया है ताकि संसद के वित्तीय बिलों के प्रसंस्करण में व्यवस्था बनी रहे और विधायी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय विधेयकों की समीक्षा और पारित करना संविधान के ढांचे इसमें सही दिशा में हो और संसदीय नियंत्रण उचित तरीके से बना रहे। कुछ समझ में आया आपको? तो कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल इतना समझ लो कि वो अनुच्छेद अलग अलग हैं, 110 117 पे वो उसका ही पार्ट होता है, वो समान है, बस हम थोड़ा प्रक्रिया में अंतर सुस्पष्टता के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब चलते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा है, विशेष अंतर है भी नहीं, तो विशेष अंतर आपको बता भी नहीं सकते। उसमें अंतर वही है कि लोकसभा अध्यक्ष की मोहर जो है वो सबसे बड़ा अंतर माना जाता है धन विधेयक और वित्त विधेयक वन में। ठीक है, अब चलते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के ऊपर। तो किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। मतलब विधेयक पर क्या हो जाए, गतिरोध हो जाए, विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है। 3 परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति होगी तो ये बुला ली जाएगी। ठीक है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। तो 3 परिस्थितियां। पहली परिस्थिति नंबर 1 है ये वाली, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। मतलब लोकसभा, मतलब क्या है, मतलब यही है लोकसभा ने पारित करके भेज दिया, राज्यसभा ने स्वीकार कर दिया। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से इनकार कर दे, मतलब राज्यसभा ने कहा भाई इसमें ये संशोधन करो भाई, और लोकसभा कहे भाई मैं नहीं करूंगा ये संशोधन। जैसे कि सबसे पहला जो संयुक्त बैठक हुआ था वो इसी पे हुआ था। लोकसभा ने कहा संशोधन करो, ये 1962 के आसपास है, और राज्यसभा ने कहा संशोधन करो, लोकसभा ने कहा मैं आपके संशोधन को नहीं मानता। नेहरू जी के समय की बात है। और दूसरा क्या हो जाए, सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से अधिक के लिए लटका दिया जाए। ठीक है, कि अब राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, 6 महीने से टांग दिया है, तो संयुक्त बैठक होगी। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। तो उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने, मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। भाई क्यों बुलाएगा, भाई विधेयक को निपटाना हो, उस पर निपटाने के लिए चर्चा होगी तो मत भी होगा, मत होगा तो फिर निपट जाएंगे विधेयक। ठीक है, उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है। तो एक बात ध्यान रखना, वित्त विधेयक के मामलों में ये जो संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, चाहे वो वित्त विधेयक 1 हो चाहे वित्त विधेयक 2 हो। ठीक है, तो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं है। तो धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन में भी संयुक्त बैठक नहीं है। देखो फिर भी इनमें अंतर है। देखो संविधान संशोधन एक अलग चीज़ हो जाती है।
धन विधेयक के मामले में क्या होता है, संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को, इसलिए संयुक्त बैठक नहीं है। देखो उसका कारण अलग अलग है संयुक्त बैठक ना होने के कारण। जबकि संविधान संशोधन विधेयक जो है, इसके बारे में विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन में बैठक इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित होना तो अनिवार्य है, लेकिन अलग अलग पारित होना है। जबकि इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है। तो धन विधेयक ज़्यादा इफेक्टिव है संविधान संशोधन के मामले में। अगर लोकसभा को शून्य कौन करता है, लोकसभा को शून्य कर रहा है धन विधेयक। संविधान संशोधन तो उसे और ज़्यादा महत्व दे रहा है कि भाई आप कम सदस्य हैं, वो 550 सदस्य हैं, आपके पास मात्र 250 सदस्य हैं, तो ठीक है आप उनसे टकराइए मत। मैं आपको अलग से कहता हूँ कि आपके यहाँ से अलग से पारित होना पड़ेगा। मतलब राज्यसभा और ज़्यादा खुश होती है संविधान संशोधन विधेयक में, उसे ज़्यादा पावर है। साधारण विधेयक की तुलना में भी राज्यसभा को संविधान संशोधन में ज़्यादा पावर है, ठीक है। इसीलिए संयुक्त बैठक नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को ज़्यादा पावर है। लोकसभा से ज़्यादा पावर नहीं है, अपने आप से ज़्यादा पावर है। लेकिन पता है ये जो 6 माह की अवधि वाली जो होती है ये बात, ये जो 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिनते जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। तो कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। 4 दिनों के लिए सत्रावसान या स्थगन रहा हो, वो नहीं देखा जाता, ठीक है। इसे मैं थोड़ा क्या आपको और समझा दूँ, चलो पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि 4 क्रमिक दिन आप कैसे समझ रहे होंगे। यदि कोई विधेयक, अब चलो, यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। भाई एक बात और देखो भाई, इसमें मतलब कहाँ कहाँ से सीमाएं हैं। तो मतलब लोकसभा का विघटन हो गया, अब जैसे राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया, लोकसभा में गया, लोकसभा का विघटन हो गया, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आप कहोगे नहीं 6 महीना हो गया भाई संयुक्त बैठक बुला, अरे वो लोकसभा ही नहीं थी तो लोकसभा थोड़ी डिले कर रही थी, वो थी ही नहीं तो क्या करती वो। लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक की नोटिस देते हैं। तो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। भाई मैं आपको बताता हूँ, आपके पेपर में पता क्या क्वेश्चन आएगा? आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो यदि मान लो लोकसभा ने चाहे राज्यसभा ने किसी भी सदन ने यदि किसी साधारण विधेयक को लटका के रखा है 6 महीने से, तो इस पर राष्ट्रपति नोटिस जारी कर देते हैं। तो क्या वो जो सदन लटका के रखा था वो सदन राष्ट्रपति के इस नोटिस को देख कर उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, उसे पास कर सकता है? जैसे मान लो लोकसभा ने कहा कि भाई ये रहा मेरा विधेयक, आप इस पर काम कीजिए राज्यसभा से, तो राज्यसभा कह रहा नहीं भाई इस पर संशोधन करो। लेकिन फिर राज्यसभा देखेगी अब तो राष्ट्रपति ने नोटिस जारी कर दिया, फालतू में वो बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी, उससे अच्छा मैं पहले ही पारित कर देता हूँ, तो फिर वो पारित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कहेंगे तुमने 6 महीने तक तो पारित नहीं किया, अब मेरे नोटिस के डर के मारे तुम पारित कर रहे हो, तो नहीं भाई अब कोई कुछ नहीं हो सकता, अब संयुक्त बैठक होके ही रहेगी। तो राष्ट्रपति ने यदि नोटिस जारी कर दिया, फिर भले ही लोकसभा का भी विघटन हो जाए, अगली लोकसभा आएगी तब संयुक्त बैठक होगी। ये राष्ट्रपति के नोटिस का पावर है, ठीक है। चाहे लोकसभा का विघटन हो जाए, मान लो अब राष्ट्रपति ने नोटिस जारी कर दिया, वो वाली लोकसभा विघटित हो गई, तो अगली लोकसभा आएगी तो संयुक्त बैठक होगी, फिर कोई सदन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ये उतना ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि लोकसभा के मतलब राष्ट्रपति ने नोटिस जारी नहीं किया और लोकसभा का विघटन हो गया, बस चुनाव हो रहे हैं तो टाइम लग रहा है, उसमें 6 महीना हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई लोकसभा ने 6 महीने तक लटका दिया, लोकसभा थी नहीं इसलिए लटका दिया, ठीक है। तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। यदि नोटिस आ गया लोकसभा के विघटन से पूर्व तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है। यदि वो भी नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। अगर वो भी ना हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा। ये निर्णय कौन कर रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष ऐसा निर्णय कर रहे हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अरे भाई लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित होंगे तो वही अध्यक्षता करेंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं है। उपाध्यक्ष भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो ये निर्णय कौन करेगा, कौन बैठक करेगा? ये निर्णय राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ये निर्णय संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य खुद करेंगे कि भाई 540 सदस्य आ गए, उससे 3 सदस्य मान लो रिक्ति है, 540 लोकसभा के हैं और
240 राज्यसभा के आ गए, ठीक, बाकी रिक्ति हम मान लेते हैं। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 है, वर्तमान में 245 है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 थे, लेकिन अब 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि 2 सदस्य वो आंग्ल भारतीय वाले हटा दिए। तो इस समय 543 सदस्य हमारे पास हैं, 7 सीटें खाली हैं, वो जम्मू कश्मीर की वजह से, ठीक है, ये बात है। तो अगर वो लोग कहें कि भाई हम अपने में से ही किसी को चुनेंगे, कौन हमारी अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है, साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता, ना वो लोकसभा का सदस्य, ना वो राज्यसभा का सदस्य है। वो तो उपराष्ट्रपति होने के कारण पदेन सदस्य होता है उसका, तो फिर वो नहीं कर सकता अध्यक्षता, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। अब संयुक्त बैठक का कोरम गणपूर्ति कितनी होगी? दोनों सदनों को जोड़ लो, उनकी जो कुल सदस्य संख्या निकलेगी 543 और 245 को जोड़ो। 550 और 250 को नहीं जोड़ना है, 543 और 245 को जोड़ो, फिर जो कुल सदस्य संख्या निकलेगी उसका 1/10 भाग कोरम होगा। अब उसका हम कैसे 1/10, उसका मैक्सिमम 550 हो सकता है लोकसभा का, अभी तो है ही नहीं, अभी मैक्सिमम 543 ही होता है। हमारे यहाँ चुनाव केवल 543 सीटों पर होते हैं, 550 पे चुनाव होते ही नहीं है, तो 550 हम क्यों जोड़ेंगे, ठीक है। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। अगर आपको लोकसभा राज्यसभा की तुलना हो तो इसमें भी करना संयुक्त बैठक का प्रावधान दोनों में, लेकिन संयुक्त बैठक में भी क्या भेदभाव है, पहले तो उन्हीं का अध्यक्ष करेगा, ठीक है, फिर उन्हीं का उपाध्यक्ष करेगा। अगर उनका अध्यक्ष भी नहीं उपाध्यक्ष, तब हमारे उपसभापति को नंबर मिलता है। तीसरी बात, एक अंतर ये है कि सब कुछ उन्हीं के नियमों के अनुसार चलेगी, लोकसभा के नियमों के अनुसार क्यों चलेगी? क्योंकि ज़्यादा सदस्य उनके पास हैं, इसलिए उनका बहुमत होता है, उनके अनुसार ही चलती है, और डिसीजन भी उन्हीं के पक्ष में जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जब पास भी उन्हीं के पक्ष में होना है तो आगे भी काम उन्हीं को करना पड़ता है, तो फिर इसलिए उनको ये मौका दिया जाता है। हमेशा लोकसभा लोकसभा भारी पड़ती है, इसमें हम बताएंगे कहाँ कहाँ, क्योंकि उसके पास इससे दोगुने से भी ज़्यादा सदस्य होते हैं लोकसभा के पास। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य हैं 245, अधिकतम हो सकते हैं 250, उससे बहुत ज़्यादा सदस्य हैं लोकसभा के पास। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया। मतलब कोई विवादित विधेयक है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित मत देने वाले, एक तरफ से 540 आए, एक तरफ से 240 आए, दोनों जोड़ के हो गया 780। 780 का आधा कितना होगा? 390। 390 में एक जोड़ दो, 391 सदस्य जिस और भी दे देंगे तो वो जीत जाएगा। कुल मिला के ये बात है। तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, सिंपल बात है। संविधान में यह उपबंध है कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता। अगर संयुक्त बैठक में ही संशोधन करना हो, अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त बैठक दी गई है, तो आप उसी संयुक्त बैठक में संशोधन करने की सोच रहे हैं, तो आपका इरादा मजबूत है, अच्छी बात है, सोच रहे हैं, तो क्या क्या आप कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाए हों। एक तो वो हो सकता है जहाँ दोनों सदन क्या अंतिम निर्णय ही नहीं ले पा रहे, करना क्या है एक, और वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब के कारणों से अनिवार्य हो गए हों। वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब के कारण से अनिवार्य हो गए हों, मतलब एक तो 6 महीना से ज़्यादा समय लगा दिया है आपने, या फिर आप स्वीकार अस्वीकार में फंस गए हों। तो 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है। एक तो दहेज प्रतिशत विधेयक 1960 वाला है, एक बैंक सेवा विधेयक 1970 वाला है, एक आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 वाला है। तो इन पे ऊपर 20, 21, 22 लिखा है, यदि आपको दिख रहे हो 20 लिखा है, 21 लिखा है, 22 लिखा है ना। तो लक्ष्मीकांत उसमें नीचे उसका डिटेल देती है, इसका मतलब उसने ये लिखा है कि हमने 20 नंबर पर डिटेल दिया। तो अब डिटेल आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये डिटेल दिया, 20 नंबर की डिटेल लिखो, 20 नंबर की। 20 नंबर में लक्ष्मीकांत कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं हुई। पहले वाली बात कर रहा है जो नेहरू जी के टाइम की हुई। 6 मई 1961 को एक संयुक्त बैठक हुई, मतलब लोकसभा ने कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने उसमें कहा संशोधन करो। लोकसभा ने कहा क्यों करें संशोधन, नहीं करेंगे संशोधन। और वो किससे संबंधित था?
ये वाला पहला वाला किससे था? पहला वाला संबंध था दहेज से, दहेज वाले संबंध से। तो राज्यसभा कह रही थी दहेज वाला इतना ऐसा कठोर नहीं होना चाहिए, दहेज वाला थोड़ा अच्छा होना वाले मामले में, ठीक है। तो ये दहेज वाले मामले संबंधित था। राज्यसभा कह रही थी संशोधन करो, लोकसभा ने कि नहीं करेंगे। संयुक्त बैठक हुई। दूसरा है 21 नंबर, ये लिखा 21 नंबर में क्या था? विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा ने पूरी तरह से अस्वीकार ही कर दिया कि हम भाई संशोधन नहीं, हम इसे मानते ही नहीं आपके विधेयक को। जो बैंकिंग वाला था, ये 16 मई 1978 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जो बैंकिंग सेवा अधिनियम जो है 1977 वाला, उसकी बैठक 16 मई 1978 को संयुक्त बैठक आयोजित की गई, ठीक है। तो उनने अस्वीकार कर दिया। तीसरा ये था विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो तो नेहरू जी के समय की बात हो गई, तो दहेज वाला था। ये क्या था, इसमें मुझे लगता है 1977 की बात हो रही है। तो ये पता क्या है, ये मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे पारित किया होगा 1977 में। इंदिरा गांधी की सरकार तो गिर गई थी ना, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे पारित किया होगा बैंकिंग सेवा से संबंधित। तो राज्यों में क्या होता, राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत ज्यादा होगा, कांग्रेस का बहुमत ज्यादा होगा, तो राज्यसभा में उस समय ज्यादातर सीटें किसकी होंगी? कांग्रेस के पास होंगी। तो कांग्रेस ने कहा होगा कि भाई मैं इसे पारित नहीं होने दूंगा राज्यसभा से, ठीक है। या फिर दूसरी परिस्थिति में ऐसा नहीं, दूसरी परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी तो आपातकाल लगाई थी, जो उन्हें करना था वो कर चुके थे। उसके बाद मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ होगा कि मोरारजी देसाई ने इसे पारित किया होगा। इंदिरा गांधी ने कहा होगा कि राज्यसभा में मतलब तुम केंद्र में जरूर हो, लेकिन राज्यों में आज भी कांग्रेस की सरकार तुमसे ज्यादा है, तो मैं राज्यसभा में मेरे लोग ज्यादा हैं, इसलिए मैं नहीं होने दूंगा। फिर संयुक्त बैठक बुलाई गई, तो फिर वो हार गई होंगी, क्योंकि संयुक्त बैठक में लोकसभा सदस्य ज्यादा होते हैं। ये इस तरीके का कुछ होगा, ये देख लेना चाहिए हम लोगों को क्लियरली। दूसरा है विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाए, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाए। 22 नंबर है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, लेकिन राज्यसभा ने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। 26 मार्च 2002 को संयुक्त बैठक बुलाई गई, इसे भी राज्यसभा ने ऐसा, मतलब राज्यसभा ने सोची थी हम भाजपा के चलने नहीं देंगे, भले ही भाजपा ने लोकसभा में सरकार बना ली है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बना दिया, लेकिन आज भी हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, लालू यादव बीजेपी को नहीं आने देंगे, मुलायम सिंह यादव बीजेपी को नहीं आने देंगे, कांग्रेस बीजेपी को नहीं आने देगी, ममता बनर्जी बीजेपी को नहीं आने देंगे, इस प्रकार की बात है। तो फिर उनके खिलाफ में इनने राज्यसभा में कहा कि नहीं भाई हम इसे नहीं पारित होने देंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया होगा, बिल्कुल आतंकवाद से संबंधित है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया होगा। इसमें 425 सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया और 296 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया, तो ये पास हो गया, ठीक है, ये बात है। तो 3 बार हुआ है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको कहाँ मुझे क्लियर करना है, एक तो ये क्लियर करना है इसका, आपका बताता हूँ, आपको निकाल लेता हूँ। मैंने कहा था कि मैं क्लियर कर दूंगा, पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमारा एक लक्ष्य है कि आपको सबको समझा देना है। धर्म विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां, ये 4 क्रमिक दिनों वाला, 4 क्रमिक दिनों वाला कि 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। तो 4 क्रमिक दिन से क्या मतलब है, चलिए मैं इसे फिर से आपको समझा देता हूं। 4 दिनों वाला, 4 दिनों वाला निकाल देते हैं। कहाँ पे है, कुल मिला के ये बात है, ये है, ऐसे ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा पेन यूज करते हैं। देखो 6 माह की अवधि में, 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह नियम जो है संसद की कार्रवाई से संबंधित है। यदि दोनों सदनों के बीच कोई विधेयक लंबित हो तो इसे पारित करने के लिए 6 माह की अवधि में उस समय को शामिल नहीं किया जाएगा जब दूसरे सदन में 4 रोज लगातार सत्रावसान या स्थगन रहा हो, या एडजर्नमेंट साइन डाई रहा हो, या प्रोरोगेशन रहा हो। इसका मतलब है कि सदन की ऐसी अवधि जब काम ठप हो या बैठकों का स्थायी रूप से बंद किया हो तो समय के हिसाब से उसे नहीं जोड़ा जाएगा। वो काम ही नहीं हुआ तो उसे हम क्यों जोड़ेंगे। मान लो लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित करके राज्यसभा को भेजा,
राज्यसभा में मतदान शुरू हुआ लेकिन 4 दिन लगातार सत्र ही नहीं चला, चाहे वो स्थगन के कारण नहीं चला हो या सत्रावसान के कारण नहीं चला हो। तो ऐसी स्थिति में इन 4 दिनों को 6 माह की समय सीमा में नहीं गिनेंगे ताकि विलंब नहीं हो और विधेयक समय पर पारित हो सके। ये इसका हो गया ये। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक के नोटिस देते हैं। मतलब पहला वाला कारण समझते हैं, जब लोकसभा के विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये कैसे नहीं बुलाई जाती बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार विवादित विधेयक किसी कारणवश एक सदन से दूसरे सदन को भेजा गया हो और संसद के दोनों सदनों के बीच हो गया मतभेद, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त ना हुआ है। अब हम आपको कैसे समझाएं। मतलब अगर कोई विधेयक है राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह विधेयक स्वचालित रूप से खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक पर चर्चा के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। जैसे विधेयक है, कोई विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक है, मान लो महिला आरक्षण विधेयक का हम समझते हैं जैसे बैंकिंग सेवा अधिनियम वाला है, बैंकिंग सेवा वाला है, उसे लोकसभा में पास होकर हमने राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो दोनों सदनों में हो गया मतभेद, दोनों सदनों में मतभेद होगा। इसी बीच क्या हुआ, लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा विघटित हो गई। अब लोकसभा के विघटित होने के बाद या तो लोकसभा का विघटन कर दिया गया हो राष्ट्रपति द्वारा ये, या फिर उसका पूरा 5 साल पूरा हो गया हो तो लोकसभा के चुनाव होने वाले हो। क्योंकि लोकसभा विघटन से यह विधेयक समाप्त हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने अभी कुछ सहमति असहमति नहीं दी, राज्यसभा ने उसे अस्वीकार किया, इधर लोकसभा ही विघटित हो गई, तो राष्ट्रपति इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। इसका कारण यह है कि संयुक्त बैठक केवल तभी बुलाई जा सकती है जब विधेयक अभी भी संसद के सामने जीवित हो और लोकसभा विघटन ने उसे खत्म ना किया हो। लोकसभा विघटन के कारण वो खत्म हो जाता है। कोई भी चीज यदि लोकसभा से पारित हो गई फिर लोकसभा खुद ही विघटित हो गई तो फिर वो विधेयक ही समाप्त हो जाएगा, तो संयुक्त बैठक का कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 6 माह की अवधि में सत्रावसान या स्थगन का समय नहीं गिना जाता। ठीक है, ये बात आपको पता। अन्य सदन में 4 दिन से अधिक सत्रावसान या स्थगन हो तो उस समय के 6 माह की अवधि में नहीं गिना जाता। 4 दिन से अधिक का सत्रावसान या स्थगन हो तो समय को 6 माह की अवधि में नहीं गिना जाता। लोकसभा से राज्यसभा में भेजे गए विधेयक के लिए राज्यसभा में लगातार 4 दिन सत्रावसान हो तो यह समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा, लोकसभा विघटन के कारण विधेयक छूट जाता। यदि विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो गया तो संयुक्त बैठक कैसे ही होगी, नहीं होगी। लोकसभा में लंबित विधेयक पर लोकसभा विघटन हो जाने पर यह विधेयक छूट जाता है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। ये दोनों प्रावधान संसद की कार्यप्रणाली और विधेयक पारित प्रक्रिया में स्पष्टता और नियमबद्धता के लिए हैं। इन संसद के संवैधानिक नियमों एवं अनुच्छेद 108 के तहत ही समझा जा सकता है। मतलब ये है कि यदि आपने पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि लोकसभा के विघटन होने पर कौन कौन से विधेयक जो होते हैं बच जाते हैं और कौन कौन से समाप्त हो जाते हैं। जो लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा के पास हो तो वह विघटन वो विधेयक ही समाप्त हो जाएगा, तो संयुक्त बैठक उस पर नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संसद में बजट को, इसको बजट को। तो ये रहा संसद में बजट। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। क्या कहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। दूसरे शब्दों में बजट शब्द संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। क्या, बजट। इसका उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है। किसका विवरण होता है, वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर आपको ये भी बता दे रहे हैं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी पूरे 1 साल। बजट में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है। बजट में पहले कौन कौन सा, पहले होता है राजस्व एवं पूंजी अनुमानित प्राप्तियां। अगर हम फिर से इसकी सार की बात करें कि इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का वितरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। ये अनुच्छेद 112 में है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करेगा। कौन, भारत का राष्ट्रपति ऐसा करेगा, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाएगा। ये 112 के वन में है। ठीक है, तो हर वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है में सरकार को यह बताना होता है कि उसे कितनी आय हुई, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, उसका खर्च कितना हुआ, उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ,
इसी दस्तावेज को बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जैसे वित्त वर्ष 25-26 की बात करें तो उसमें केंद्र सरकार ने 30.1 लाख करोड़ की अनुमानित प्राप्तियां की। तो कितनी अनुमानित प्राप्तियां हुई? 30.1 लाख करोड़ की। और 45.2 लाख करोड़ का कुल व्यय का प्रावधान रखा कि हम 30 लाख करोड़ प्राप्तियां होंगी, 45 लाख करोड़ का व्यय होगा। इसमें कौन कौन से घटक होगा? इसमें कर होगा, टैक्स होगा, इसमें लोन होगा, जो ऋण है, सब्सिडी जो दी जा रही है, रक्षा बजट, शिक्षा बजट, संरचना पर खर्च इसमें शामिल थे। तो यह पूरा विवरण वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं और यही बजट होता है। ठीक है, मतलब वित्तीय वर्ष भारत के राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन का मूल है। इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखने की परंपरा ब्रिटिश मॉडल अप्रैल से मार्च साइकिल से ली गई, ब्रिटिश मॉडल से आया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सांविधानिक दृष्टि से केवल एक लेखा विवरण है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट है। ठीक है, एक लेखा एस्टिमेट है। एस्टिमेट का क्या है? स्टेटमेंट है, विवरण है, जो संसद को बताता है कि सरकार कितना धन कहाँ से प्राप्त करेगी, कहाँ पे खर्च करेगी। इसे पारित होने के बाद विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में विभाजित किया जाता है। ये पारित हो जाता है तो इसे 2 भागों में विभाजित करेंगे, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक को बोलेंगे एप्रोप्रिएशन बिल, वित्त विधेयक को बोलेंगे फाइनेंशियल बिल। इसका उद्देश्य होता है जनता के प्रति पारदर्शिता दिखाना, संसद से व्यय की स्वीकृति लेना और आर्थिक दिशा तय करना। इसके उद्देश्य जनता को पता चलना चाहिए हो क्या रहा है, संसद से स्वीकृति लेना है इसका दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक दिशा को तय करना। बजट में कौन कौन शामिल है? तो मतलब संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि बजट में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन परंपरा के अनुसार हम निम्न घटक होते हैं, इसे हम समझेंगे। ठीक है, इस संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखा है कि बजट में क्या क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 266 को आप पढ़िए। 266 कंसोलिडेटेड फंड से है। सभी राज्य प्राप्तियां, ऋण और उधारी भारत की संचित निधियों में जमा हुई, ये अनुच्छेद 266 कह रहा है। बजट में बताया जाएगा कि सरकार को कितनी आय होने की संभावना है, जैसे टैक्स से कितनी आएगी, ब्याज से कितना होगा, लाभांश से कितनी होगी, और पूंजीगत स्रोत से, कैपिटल रिसिप्ट से कितना होगा, जैसे ऋण, विनिवेश आदि से कितनी राशि मिलेगी। पूंजीगत स्रोत तो मतलब आपने कोई कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे जो राशि मिलेगी वो कितनी होगी। तो 2025-26 के बजट में सरकार ने राजस्व प्राप्तियां 30 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 14 लाख करोड़ की आंकी थी। क्या हमें राजस्व प्राप्तियां होंगी 30 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां होंगी 14 लाख करोड़। इसमें आयकर था, जीएसटी था, सीमा शुल्क था, ब्याज था, आय थी और संपत्ति बिक्री से आय शामिल थी। तो संपत्ति को बेचने से जो आय आती है वो वाली आय। तो राजस्व प्राप्तियां सरकार की स्थायी आय अर्थात रिकरिंग इनकम होती है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां नॉन रिकरिंग होती है, यानी ये अस्थायी होती हैं। आपने अपनी संपत्ति को बेच दिया, आप हर साल संपत्ति बेचोगे नहीं बेचोगे, लेकिन जो आपकी इनकम है, जो इनकम जो हो रही है वो तो हर साल की इनकम होती है। जैसे मान लो मेरे किसी की सैलरी आ रहा है तो उसे हर साल आएगी, लेकिन उसने अपना प्लॉट बेच दिया है तो वो हर साल थोड़ी बेचेगा, वो कभी कभार बेच रहा है। तो राजस्व में कर प्लस गैर कर आय दोनों होती हैं, टैक्सेबल आय और नॉन टैक्सेबल आय दोनों राजस्व में आती हैं। जबकि पूंजीगत में ऋण आएगा, आपने कहीं से ऋण ले लिया है वो है, कहीं से आपने वसूली कर ली वो है, या आपने अपनी कोई परिसंपत्तियों को बेच दिया है तो वो पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। ठीक है, यह विभाजन महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व आय में सामान्य प्रशासन चलता है। राजस्व से जो रेवेन्यू से जो आय होती है, जो टैक्स से आएगी, नॉन टैक्स से जो आएगी, वो हमारे सामान्य प्रशासन के लिए है। जबकि पूंजीगत आय से हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाते हैं, विकास संबंधी कार्य पूंजीगत आय से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो पूंजीगत आएगा, मान लो आपने अपने गांव की जमीन बेच दी है, तो इसलिए थोड़ी बेच दी कि आपको अपना मतलब गुटखा बीड़ी का खर्चा नहीं चला पा रहा है, इसलिए थोड़ी बेची है। आपने गांव की जमीन बेची है ताकि आप शहर में एक अच्छा दुकान डाल सकें, एक अच्छा प्लॉट खरीद सकें, उसके लिए आपने ऐसा किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो वो पूंजीगत प्राप्ति है। आपकी जो महीने का सैलरी है, जो महीने का इनकम है, उससे आप अपना रोजमर्रा का खर्च चलाएंगे, गाड़ी का पेट्रोल डलवाएंगे, तो वो राजस्व से होगा था। पूंजीगत प्राप्ति से आप कोई विकास संबंधी कार्य करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे। राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन की बात करें, ये तो राजस्व में पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां आपको समझ में आया होगा, 1 नंबर में ये लिखा है, ये आप समझ गए हैं अब तक, ये वाला। अब हम दूसरे नंबर पर चलेंगे, राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन। इस पे उपाय एवं साधन पे चलेंगे दूसरे नंबर पे। तो संविधान का अनुच्छेद 265 जो है वो कहेगा कर केवल विधि द्वारा लगाया जा सकता है। कर कौन लगा सकता है? केवल विधि द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, सरकार बजट में बताती है कि वह आय बढ़ाने के लिए कौन से कर लगाएगी और कौन से कर कम करेगी और कौन से सुधार लागू करेगी। मतलब कर केवल विधि द्वारा लगाया जा सकता है, ये 265 में कहा गया है। 265 कह रहा है कर केवल विधि द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो राजस्व बढ़ाने का उपाय और साधन की इसमें बात हो रही है। सरकार बजट में बताती है कि वह अपनी आय बढ़ाने के लिए कौन से कर लगाएगी और कौन से करों को कम करेगी और कौन कौन से सुधारों को लागू करेगी। जैसे वित्तीय वर्ष 25-26 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 22% से घटाकर 20% करने और जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने की घोषणा की। यह राजस्व बढ़ाने के उपाय थे। हम कॉर्पोरेट टैक्स को 22% से घटा रहे हैं, 20% कर रहे हैं और जीएसटी अनुपालन को हम सरल बना रहे हैं। और ये कैसे उपाय है? राजस्व बढ़ाने के उपाय हैं। कम दरें पर उच्च अनुपालन से अधिक संग्रह होता है, मतलब दरें कम होना चाहिए पर उसका अनुपालन ज्यादा होगा तो संग्रह अधिक होगा। बजट केवल लेखा नहीं होता है, राजनीतिक दर्शन का दर्पण है। सरकार के कर सुधार यह बताते हैं कि वह किस वर्ग पर वोट डाल रही है और किसे राहत दे रही है। ठीक है, इससे वोटिंग भी तय होती है। यहाँ से सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण झलकता है कि क्या यह ग्रोथ ओरिएंटेड है या रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओरिएंटेड है, उससे पता चल जाता है कि कैसे किस तरीके से हमारी सरकार कार्य कर रही है। तीसरा है खर्च का अनुमान। इससे हमें खर्च का अनुमान भी लग जाता है कि हमारा खर्च कहाँ कहाँ पे कितना हो रहा है। तो तीसरा है खर्च का अनुमान। तो उपाय एवं साधन समझ गए। सरकार क्या करती है, हर साल आप बजट में देखना कि इस वर्ग पे ज़्यादा टैक्स लगा, उस पर कम लगा, ये सुधार किए, ये किया, वो किया, सब हमेशा होता है। खर्च के अनुमान की बात करें तो अनुच्छेद 112 के 2 में व्यय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय और दूसरा अन्य व्यय। ठीक है, 112 के 2 में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, संचित निधि पर भारत व्यय और अन्य व्यय। बजट का सबसे अहम हिस्सा होता है सरकार के खर्च अर्थात एक्सपेंडिचर, कहाँ कितना और क्यों। बजट का सबसे अहम हिस्सा कौन सा? सरकार का खर्च अर्थात एक्सपेंडिचर, कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। 2025-26 में सरकार ने कहा मैं रक्षा पे 6.2 लाख करोड़ का खर्च कर रहा हूँ, शिक्षा पर 1,60,000 करोड़ का खर्च कर रहा हूँ, स्वास्थ्य पर 1,30,000 करोड़ खर्च करूंगा, अवसंरचना पर 11 लाख करोड़ खर्च करूंगा। तो रक्षा पर ज्यादा खर्च हुआ कि अवसंरचना पर? अवसंरचना पर ज्यादा खर्च हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च हुआ, उसके बाद रक्षा पे हुआ, फिर शिक्षा पे हुआ, फिर स्वास्थ्य पे हुआ। तो खर्च का वर्गीकरण 2 स्तरों पर होता है। एक राजस्व से जो व्यय होता है, जो वेतन से किसी को वेतन जाना हो, जो हम कहीं से ऋण लिए उस पर ब्याज देना हो, किसानों को सब्सिडी देना हो, बिजली का सब्सिडी देना हो, जो पेंशन देना हो, ये राजस्व व्यय है। जो कि पूंजीगत व्यय होते हैं, आपको कोई सड़क बनवानी हो, रेल बनवाना, रेल पटरी को सही करवाना हो, जल परियोजना शुरू करना हो, कोई बिजली परियोजना शुरू करनी हो, इनमें निवेश करना हो तो पूंजीगत व्यय। तो राजकोष की अनुशासन बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय सीमित और पूंजीगत व्यय अधिक रखा जाना चाहिए। राजकोष की अनुशासन बनाना है तो राजस्व व्यय तो हमें कम से कम करना चाहिए। हमें पेंशन कम देना चाहिए, हमें सैलरी कम देना चाहिए, हमें वेतन कम देना चाहिए, हमें ब्याज कम देना चाहिए, हमें सब्सिडी कम देना चाहिए, हमें सड़कें बनाना चाहिए, हमें रेल बनाना चाहिए, हमें अच्छी परियोजनाएं शुरू करना चाहिए जिससे हमारा स्थायी विकास होता है। तो आप राजकोष या फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना चाहते हैं तो राजस्व व्यय सीमित रखो और पूंजीगत व्यय अधिक रखो, क्योंकि पूंजीगत व्यय से जीडीपी में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण देख लेते हैं। वास्तविक प्राप्तियां कितनी हुई, खर्च क्या है, ये अनुच्छेद 151 आप पढ़िएगा। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक भारत की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षा करते हैं। तो बजट में क्या होता है, वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण, ये अनुच्छेद 151 आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। बजट में पिछले वर्ष की वास्तविक आय और खर्च का भी विवरण दिया जाता है ताकि जनता और संसद देखे कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं। 2024-25 के बजट में कहा गया था कि सरकार 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देगी, लेकिन वास्तविक व्यय 2.5 लाख करोड़ हुआ। तो यह डेटा अगले वर्ष के बजट में प्रस्तुत किया गया जिससे वित्तीय अनुशासन का आकलन हो सके। ठीक है, इस प्रकार से मतलब वास्तविक प्राप्तियों में खर्च का विवरण होता है। यह पारदर्शिता कि सरकार न केवल भविष्य की योजना बना रही है बल्कि पिछले वर्ष के परिणामों का भी लेखा जोखा अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट भी दे रही है। इसी से संसद पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाकर खर्च का ऑडिट करती है। संसद एक पीएसी बनाती है, लोक लेखा अनुदान बनाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जो होती है पब्लिक पीएसी वो बना रही है। उससे वो क्या करती है, वो खर्च का ऑडिट करती है। ठीक है, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना में नई परियोजना है। मतलब आने वाले साल के लिए आर्थिक नीति और वित्तीय नीति, कर की व्यवस्था और खर्च की योजना में नई परियोजना, 5 नंबर का पॉइंट है। बजट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, यह देश की आर्थिक दशा, इकोनॉमिक डायरेक्शन तय कर रहा है। सरकार इसमें नई योजनाओं, निवेश और नई योजनाओं, नया निवेश और नीति सुधारों की घोषणा करती है। बजट 25-26 में सरकार ने डिजिटल भारत इंफ्रा मिशन शुरू किया। डिजिटल भारत इंफ्रा मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन फंड की बात करी, एआई बेस्ड रूरल स्किल नेटवर्क की बात करी, इन जैसी योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही कहा गया कि वित्तीय घाटा जीडीपी के
वित्तीय घाटा जो है जीडीपी के 5.1% तक सीमित रहेगा। इस प्रकार बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि देश के विकास रणनीति का खाका भी बना रहे हैं। तो बजट भारत की आर्थिक आत्मा ऐसा इकोनॉमिक सोल है। यह केवल आय व्यय का पत्र नहीं है बल्कि देश के लक्ष्यों का रोड मैप भी है। यही कारण है कि गवर्नमेंट एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। यह नीति राजनीति और प्रशासन, यह नीति का राजनीति और प्रशासन तीनों का संगम है। इससे तय होता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या रोजगार बढ़ने पर ध्यान हो रहा है, या निवेश को आकर्षण किया जा रहा है, या कृषि पर फोकस किया जा रहा है, क्या रक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इससे हमें पता चलता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान का अनुच्छेद 112 अनुमानित प्राप्ति और व्यय की बात करता है। ये यूनियन बजट का हिस्सा है। राजस्व प्राप्तियां अनुच्छेद 266 ये कर प्लस गैर कर आय से संबंध होती हैं, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स। पूंजीगत प्राप्तियां भी अनुच्छेद 266 से संबंधित, लेकिन ये ऋण से होंगी और विनिवेश से प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से जो किसी कंपनी का हम विनिवेश करते हैं। व्यय 112 के 2 में है, जो हमारे चार्ज एक्सपेंस और वोटेड होते हैं। कुछ तो भारित होते हैं, कुछ वोटेड होते हैं, जैसे डिफेंस पे खर्च कर रहा है, हेल्थ पे खर्च कर रहा है। और वास्तविक आंकड़े हमें मिलते हैं अनुच्छेद 151 जो कैग की रिपोर्ट से ऑडिट होता है, जो पब्लिक अकाउंट्स जो हमारी कमेटी होती है उसके हिसाब से। और आर्थिक नीति कैसी है, परंपरागत होती है। इसमें कोई संविधान का अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता कि हम आर्थिक नीति संविधान के अनुच्छेद में दी गई, पर इसकी ये भविष्य की दिशा तय करती है, नीति आयोग के क्या क्या गोल्स हैं, इस तरीके की बात। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112। राजस्व प्राप्ति में पूंजीगत प्राप्ति में क्या अंतर है, राजस्व स्थायी होता है, पूंजीगत अस्थायी होती है। ठीक है, लेकिन पूंजीगत दीर्घकालीन होते हैं, जीडीपी को बढ़ाता है पूंजीगत में। क्या वार्षिक वित्तीय विवरण एक विधेयक है, नहीं भाई। वार्षिक वित्तीय विवरण कोई बिल नहीं है, बल्कि यह एकमात्र स्टेटमेंट ऑफ एस्टीमेट है। यह तभी विधेयक बनता है जब इसे एप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल के रूप में पेश किया जाता है। यानी बजट के बाद फाइनेंस बिल प्लस एप्रोप्रिएशन बिल से ही कानून बनता है। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे रेल बजट के बारे में। ठीक है, तो रेल बजट को देख लेते हैं। रेल बजट तो 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे। 2017 तक ध्यान रखना, ये एक बार तो कमेटी से रेल बजट आ जाता, ठीक पता होना चाहिए। 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे, एक था रेलवे बजट और एक था आय बजट। पहले बजट सिर्फ रेल मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता था पहले बजट में, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और रेलवे के आय व्यय को छोड़कर आय व्यय का विवरण होता था। इस तरीके से होता था। ठीक है, मतलब रेलवे बजट पहले आता था, रेलवे बजट उसके बाद आता था तुम्हारा संघ सरकार का बजट, वो सभी मंत्रालय का होता था। तो रेलवे बजट को जो आम बजट से एक वर्ष कमेटी जो 1921 में आई थी, इसकी सिफारिश पर 1924 से अलग हुआ था। 21 में सिफारिश आई थी, 24 से अलग हुआ था। ये क्यों आया था, रेलवे वित्त में लचीलापन के लिए, अन्य फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, रेलवे को नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, रेलवे राजस्व सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों की सततता सुनिश्चित करना। मतलब रेलवे राजस्व क्या करते थे, जो वार्षिक अंशदान मिलता था उसे सामान्य राजस्वों की सततता भी सुनिश्चित होती, मतलब रेलवे लाभ में रहता था। इस तरीके से रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना, मतलब साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग अदा करने के बाद जो भी रेलवे के पास पैसा बचता था वो अपने विकास के लिए कार्य करता था। 2017 में क्या हुआ, 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित कर दिया। इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट है, यानी यूनियन बजट। तो इस प्रकार होगा आपका रेल बजट। अब हम संवैधानिक उपबंधों की बात करेंगे कि संविधान में क्या क्या उपबंध है। तो संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित की गई। संवैधानिक उपबंध मतलब संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित की गई। राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, अनुच्छेद 112। तो राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, ये बात है। ठीक है, कैसे करवाएगा राष्ट्रपति पेश, ठीक। तो ये संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा है, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। तो हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की शुरुआत राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत करवाते हैं, जो वास्तव में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 25-26 का यूनियन बजट, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत किया। संविधान के अनुसार यह कार्य राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, लेकिन बजट में सरकार की आय व्यय और नीतियां शामिल होती हैं। तो संविधान के अनुसार ये नहीं कहा गया कि वित्त मंत्री करेंगे, संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति करेंगे। ये संवैधानिक उपबंध है। ठीक है,
यह अनुच्छेद भारत के लोकतांत्रिक वित्तीय नियंत्रण का केंद्र है। राष्ट्रपति स्वयं बजट पेश नहीं करते बल्कि एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में उसकी अनुमति देते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुमति से कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। वास्तव में संसद को यह बताना कि सरकार के पास कितना धन है और कहाँ खर्चेगी, यही लोकतंत्र की अकाउंटेबिलिटी है। तो पावर ऑफ द पर्स की परिभाषा है इसमें दी गई अनुच्छेद 112 में, अर्थात जनता के धन का उपयोग केवल जनता की अनुमति से होगा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में पेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है बजट केवल लोकसभा में पेश होता है, तो संसद के दोनों सदनों में पास होता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी, ये बात है। ये अनुच्छेद 113 में लिखा है। राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होगी तो अनुदान की मांग भी नहीं होगी। अनुच्छेद 113 कह रहा है कि भारत की संचित निधि से किसी भी व्यय हेतु अनुदान की मांग केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर। तो सरकार संसद से जब धन मांगती है, यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करती है सरकार, संसद से धन मांगना डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो वह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संभव है। किसी सांसद को अधिकार नहीं कि वह स्वयं अनुदान की मांग कर ले। ठीक है, किसी भी सांसद को ऐसा अधिकार नहीं कि वह अनुदान की मांग कर ले, वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संभव है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। जब रक्षा मंत्रालय को 2025-26 में 6.5 लाख करोड़ की आवश्यकता थी, तो यह डिमांड फॉर ग्रांट राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत की गई और इस पर संसद ने मतदान करके व्यय की स्वीकृति दी। ठीक है, तो यह अनुच्छेद कार्यपालिका और विधायिका के सहयोग और सिद्धांत को दर्शाता है। कार्यपालिका योजना बनाती है और विधायिका उसे स्वीकृति देती है। इसलिए संसद का कोई सदस्य व्यक्ति रूप से ग्रांट नहीं मांग सकता। क्या राज्यसभा अनुदान मांग सकती है? नहीं, क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट केवल लोकसभा में रखी जाती है, राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट नहीं मांग सकती। ठीक है, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 110 दोनों से जुड़ा वित्तीय विषय है, डिमांड फॉर ग्रांट। तीसरे नंबर पे आते हैं, मतलब दूसरा आपने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई डिमांड फॉर ग्रांट नहीं मांगेगा, अनुदान की मांग नहीं करेगा, और ये केवल लोकसभा में मांगी जाती है। 113 और 110 से जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, और कोई सांसद नहीं मांग सकता, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट है समेकित विधि द्वारा निर्मित विनियोग के समेकित निधि अथा संचित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा, अनुच्छेद 114 कह रहा है। इसे हम थोड़ा समझाते हैं। अनुच्छेद 114 का 3 है जो है वो कहता है कि कोई भी धन भारत की संचित निधि से तब तक व्यय नहीं किया जाएगा जब तक संसद द्वारा उस व्यय को अनुमोदित करने के लिए कानून न बना दिया जाए। तो कोई भी धन जो होगा भारत की संचित निधि से तब तक व्यय नहीं किया जाएगा जब तक संसद द्वारा उस व्यय को अनुमोदित करने के लिए कानून न बना दिया जाए। बिना कानून के, और संसद द्वारा बनाया गया कानून होना चाहिए ऐसा, तभी आप व्यय कर सकते हो। तो संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी नहीं खर्चेगा नहीं। इसके लिए विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पारित होना आवश्यक है। तो विनियोग विधेयक की बात कौन करता है? अनुच्छेद 114 एप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है। 1 भी रुपये खर्चना है तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल लाना ही पड़ेगा। तो वित्त वर्ष 25-26 में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी व्यय के लिए एप्रोप्रिएशन बिल 2025 संसद में प्रस्तुत किया, यह पारित करवाया। यह विधेयक पारित होने के बाद ही वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस धनराशि कंसोलिडेटेड फंड से निकाल पाई। ठीक है, तो यह अनुच्छेद संसद की वित्तीय नियंत्रण का मेरुदंड है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का कोई भी उपयोग केवल संसद की अनुमति से ही होगा। यह लोकतंत्र का सिद्धांत है, नो टैक्सेशन एक्सपेंडिचर विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यहाँ से एप्रोप्रिएशन बिल और वोट ऑन अकाउंट जैसी अवधारणाएं आती हैं जो बजट के बाद व्यय की अनुमति प्रदान करती है। बजट के पहले तो बजट आ जाएगा, फिर व्यय की अनुमतियां आपको मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं, बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के, मतलब राष्ट्रपति जब तक संस्तुति नहीं कर देंगे तब तक बिना राष्ट्रपति की संस्तुति कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में प्रस्तावित नहीं होगा। भाई आप कर लगा रहे हो, राष्ट्रपति को पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह किसी विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 117 वही वाला वित्त विधेयक वाली बात होगी, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होगा। ठीक है, 117 का पहले वाला जो वित्त विधेयक उसकी बात हो रही। तो अनुच्छेद 117 का 1 और 3 जो है, कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होगा और ऐसा कोई भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। 117 का 1 कह रहा है, जबकि 117 का 3 ये नहीं कह रहा है। 117 का 3 लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है, पर उनकी राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूरी होती है।
कोई भी कर लगाने, घटाने, बदलने वाला बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश है। 2025 में सरकार ने फाइनेंस बिल में नए डिजिटल टैक्स की घोषणा की। तो यह बिल राष्ट्रपति की संमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह सीधे कर निर्धारण से जुड़ा हुआ था। तो यह अनुच्छेद कार्यपालिका की वित्तीय सेल फाइनेंशियल इनिशिएटिव की गारंटी है कि कर लगाने से सरकार की नीतियां, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे केवल केंद्र सरकार ही प्रारंभ कर सकती है, कोई साधारण सांसद नहीं कर सकता। ठीक है, यह ब्रिटिश सिद्धांत से लिया गया है, ऑल मनी बिल सेल ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसलिए लोकसभा को हमने ब्रिटेन के कारण ऐसी शक्तियां थी। ठीक है, विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 ये पहुंच गया 265 संचित निधि के आसपास। 266 में संचित निधि है, ये कर जब तक किसी विधि के बिना कोई कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 कह रहा। जब केंद्र राज्य संबंध पड़े थे तब ये सब आपने देखा ही होगा। तो सरकार किसी नागरिक से कर तभी वसूल सकती है जब संसद ने उसके लिए कानून बनाया हो, यानी कानून के बिना कराधान असंवैधानिक माना जाएगा। यदि सरकार बिना संसदीय अनुमति के किसी नए डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस लाभ वसूलने लगे तो यह असंवैधानिक होगा, क्योंकि अनुच्छेद 265 कहता है। तो ये सब बातें हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो बिना संसद की अनुमति की कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस सरकार नहीं लगा सकती। यदि लगाती है तो असंवैधानिक होगा, क्योंकि आर्टिकल 265 कह रहा है नो टैक्स शैल बी लेविड या कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के ना तो कोई टैक्स की लेवी लगाई जा सकती है, ना वो कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब नागरिकों की वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल लिबर्टी की गारंटी है 265। यह कहता है कि जनता से वसूला गया हर कर संविधान व संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस सिद्धांत को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ इन टैक्सेशन। यही वजह है कि टैक्स ऑर्डिनेंस भी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से जारी होता है, क्योंकि वह कानून का ही अस्थायी रूप होता है। तो टैक्स का ऑर्डिनेंस भी होगा, अध्यादेश भी लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाएगा। ठीक, तो संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। अनुच्छेद 117 मतलब संसद किसी कर को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। अनुच्छेद 117 कह रहा है। तो अनुच्छेद 117 का 2 कहता है कि राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन का अधिकार नहीं, सिर्फ सिफारिश का अधिकार है। धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। लोकसभा भी किसी कर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रखती, क्योंकि वित्तीय नीति कार्यपालिका से आती है। तो लोकसभा भी किसी कर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रख सकती, क्योंकि वित्तीय नीति कार्यपालिका की देन है। तो संसद करों में कमी या समाप्ति की सिफारिश कर सकती है, लेकिन उन्हें स्वयं बढ़ा नहीं सकती। यह अधिकार केवल सरकार के पास है। ठीक है, सरकार क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, पर बढ़ा नहीं सकती संसद। अगर बढ़ाना है तो सरकार ही करेगी। यदि वित्त मंत्री ने आयकर को 20% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा है तो संसद उसे 16% तक कम करने की सिफारिश कर सकती है, परंतु 22% तक बढ़ाने का नहीं कह सकती। यह अनुच्छेद 117 के 2 के तहत वित्तीय अनुशासन है। मतलब वित्त मंत्री ने कहा है कि मैं 20% आयकर को घटाकर 18% कर दूंगा। संसद कहेगी भाई नहीं भाई 16% कर दो, लेकिन संसद ये नहीं कह सकती कि 20% की जगह 18 नहीं 22 कर दो। ये संसद नहीं कह सकती। ये अनुच्छेद 117 का 2 है। ठीक है, अब चलते हैं हम 7वें नंबर पे, तो स्क्रॉल कर लेते हैं। तो 7वां नंबर, तो उससे पहले मैं उसको 7वां नंबर पर जाने से पहले आपको 6 नंबर का रिवीजन करा देता हूँ। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है कि राष्ट्रपति बजट संसद में रखवाएगा। यूनियन बजट की बात करें। 113 अनुच्छेद अनुदान की मांग करेगा, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करेगा। राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है, मतलब ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के आप डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं कर सकता कोई। ठीक है, 114 विनियोग विधेयक की बात करें। संचित निधि से धन तभी निकलेगा चाहे अप्रोप्रिएशन बिल लाइए। 117 वित्त विधेयक की बाबात करता है। कर निर्धारण बिल वाला बिल केवल लोकसभा में है, मतलब फाइनेंस बिल केवल लोकसभा में आएगा जो कर का निर्धारण करता हो। 265 कराधान की बात करता है। कानून के बिना कर वसूलना असंवैधानिक है। 265 कहता है बिना कानून के कर नहीं वसूल सकता कोई भी, ये 265 कहता है। और 117 का 2 कहता है कर वृद्धि पर रोक की बात करता है, मतलब संसद कर घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती, इस तरीके की बात है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई कर विधि के अधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता? 265। अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? विनियोग विधेयक से। क्या संसद कर बढ़ा सकती है यदि लोकसभा चाहे तो? नहीं भाई। संविधान का अनुच्छेद 117 कहता है कि संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, परंतु बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि सरकार की वित्तीय नीति एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पॉलिसी का क्षेत्र है।
संसद केवल अनुमोदन देती है, निर्धारण नहीं करती है। ठीक है, ये बात है। अब हम 7 नंबर पे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर क्या है, संविधान में संसद के दोनों सदनों के बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों से व्याख्यात किया गया है। मतलब ये धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपको पता ही है, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 109 कहता है, तो आपको पता ही है। कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। 2017 में जब फाइनेंस बिल 2017 में कई ट्रिब्यूनलों की संरचना बदली गई फाइनेंस बिल में, तो राज्यसभा ने इसका विरोध किया। ठीक है, फाइनेंस बिल में हमने कई ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरणों की संरचना बदली, तो राज्यसभा ने किया विरोध। लेकिन यह धन विधेयक के रूप में हमने कर दिया प्रमाणित, तो राज्यसभा इसे पेश ही नहीं कर सकी और ना ही रोक सकी। ठीक है, तो विरोध करती रह गई। ठीक है, तो ब्रिटिश परंपरा से प्रेरित यह सिद्धांत है, ऑल मनी बिल्स शैल ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, राज्यसभा का केवल सलाह देने की अनुमति, निर्णय करने की नहीं। ठीक है, मतलब यह अनुच्छेद भारत की लोकसभा प्रधान वित्तीय संरचना को दर्शाता है, जो राज्यसभा स्थायी सदन है, परंतु जनता का धन टैक्स पेयर मनी केवल जनता के सीधे प्रतिनिधि द्वारा नियंत्रित होगा, यानी लोकसभा द्वारा। 7 के बा में क्या है, राज्यसभा का अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, केवल लोकसभा का प्राप्त विशेष अधिकार। अनुच्छेद 113 हम पहले भी पढ़े हैं। तो 113 का 2 कह रहा है, भारत के संचलन नीति से व्यय के लिए अनुदान मांगों पर केवल लोकसभा में विचार और मतदान होगा। अनुदान की मांग पर केवल लोकसभा में विचार होगा। तो राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती, अधिकार केवल लोकसभा को है। 2024 में जब कृषि मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ का अनुदान मांगा, तो इस पर केवल लोकसभा ने मतदान किया। राज्यसभा केवल सामान्य चर्चा कर सकती थी, वोट नहीं कर सकती थी। यह सिद्धांत पावर ऑफ द पर्स की व्याख्या है। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वही तय करेगी कि जनता का पैसा कहाँ खर्च हो। राज्यसभा का कोई वित्तीय दायित्व नहीं, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। इसलिए राज्यसभा अनुदान पर चर्चा कर सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती। वोट ऑफ एडवाइस, नॉट पावर ऑफ सैंक्शंस। ठीक है, अब साफ याद है, राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद 109 सेम वही बात है। अनुच्छेद 109 का 5 कह रहा है, यदि राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक को वापस नहीं करती, तो दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। मतलब राज्यसभा को केवल 14 दिनों में अपनी राय देनी होती है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती, तो बिल स्वतः पारित हो जाएगा। जैसे हमने आधार बिल 2016 को धन विधेयक घोषित किया, तो राज्यसभा ने सिफारिश दी, पर लोकसभा ने उन सिफारिशों को मना कर दिया, स्वीकार नहीं थे। फिर भी यह दोनों सदनों द्वारा पारित माना गया है, क्योंकि यह अनुच्छेद जो है वित्तीय गतिरोध डेडलॉक रोकने के लिए बनाया गया है। यदि राज्यसभा को वीटो शक्ति मिल जाएगी, तो सरकार का वित्तीय संचालन रुक सकता है। इसलिए संविधान ने समय सीमा तय कर दी 14 दिन के भीतर, नहीं तो हम मान लेंगे स्वीकृत। यह लोकतंत्र में स्पीड विद अकाउंटेबिलिटी का भी प्रतीक है। अब हम चलते हैं 8 नंबर पे। पहले इसके थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, 8 नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा 8 नंबर। बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचयन निधि पर भारत व्यय और भारत के संचयन निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक कर दिखाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं, बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचयन निधि पर भारत व्यय और भारत के संचयन निधि से किए गए व्यय को अलग अलग दिखाना चाहिए। मतलब भारत व्यय कितना है और किया गया व्यय कितना है, इसके अलग अलग दिखाएंगे। अनुच्छेद 112 कह रहा है। तो अनुच्छेद 112 का 2 कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में व्यय को भारत की संचयन निधि पर भारत क्या है और अन्य व्यय में विभाजित किया जाएगा। मतलब अन्य व्यय कितने हुए, मतलब भारत था 1 लाख करोड़, आपने कर दिए 1.5 लाख करोड़, तो 50,000 करोड़ कहाँ से है, वो उस प्रकार की बात है। बजट में 2 प्रकार का खर्च दिखाएंगे। चार्ज एक्सपेंडिचर यदि मत के लिए प्रस्तुत नहीं होगा, इन पे कोई मतदान नहीं होता। भारत व्यय पे आपको राष्ट्रपति की सैलरी देना, उस पर कोई मत नहीं होगा। कोई संसद कोई मतदान नहीं करेगी, चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। ये होता है वोट एक्सपेंडिचर, इसमें संसद की मत लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर में राष्ट्रपति, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट का वेतन देना है, इस पर संसद मतदान नहीं कर सकती। जबकि रक्षा बजट, शिक्षा बजट, स्वास्थ्य मंत्रालय पर जो बजट है, जैसे खर्च है, ये वोटेड होते हैं, इन पर लोकसभा वोट कर सकती है, मतदान हो सकता है। यह विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कुछ संस्थाएं राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका स्वतंत्र है, इसलिए उनके वेतन को संसद की राजनीतिक स्वीकृति पर निर्भर नहीं रखा गया। यह न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ठीक है, फिर 9 नंबर में आते हैं। उसमें क्या गया है, बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्यय को पृथक दिखाया गया। मतलब बजट का जो राजस्व खाता है उससे व्यय किए गए और अन्य व्यय को पृथक दिखाएगा। अनुच्छेद 112 ये भी कह रहा है। इससे समझे कैसे, राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत एक्सपेंडिचर अलग अलग दिखाए जाएंगे, ताकि वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जाए। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत एक्सपेंडिचर को अलग अलग दिखाया जाएगा। मतलब 25-26 के बजट में राजस्व व्यय था 35 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय था 11 लाख करोड़। यह अलग अलग प्रस्तुत किए गए ताकि जीडीपी पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। ठीक है,
तो राजस्व व्यय से केवल रखरखाव मेंटेनेंस होता है, जो कि पूंजीगत व्यय से निर्माण क्रिएशन ऑफ असेट होता है। इस विभाजन से सरकार की डेवलपमेंटल फोकस समझी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा उसे कैपिटल मानेंगे। आपको किसी को वेतन देना है वो रेवेन्यू, ठीक है, वो राजस्व व्यय है। 10 नंबर की लाइन कह रही है भारत की संचय निधि कंसिडर फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हाँ, हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है, अनुच्छेद 113 कह रहा है। वही बात है डिमांड फॉर ग्रांट वाला अनुच्छेद है 113 भी। तो मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर पर संसद मतदान नहीं कर सकती, लेकिन चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन, चुनाव आयोग का खर्च, ये सब चार्ज है। चुनाव आयोग का खर्च भी चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यह प्रावधान संवैधानिक संस्थाओं की स्वच्छता सुनिश्चित करता है। संसद उनके वेतन पर वोट करेगी तो राजनीतिक दबाव की संभावना होगी, इसलिए वह केवल चर्चा योग्य, संशोधन योग्य नहीं है, ठीक है। 11 नंबर की लाइन, लोकसभा किसी भी मांग को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, या मांग में निर्दिष्ट राशि को कम कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती, अनुच्छेद 113।